चुनाव से ठीक पहले आने वाले वोट ऑन अकाउंट से कमोडिटी मार्केट को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन कितने खरे उतरेंगे वित्त मंत्री इन उम्मीदों पर। एक और चुनावी साल तो दूसरी ओर इकोनॉमी की चुनौतियां। क्या सोने पर से हटेगा सरकार का शिकंजा या सिर्फ इकोनॉमी ही है सरकार का एजेंडा? कमोडिटी बाजार की डिमांड पर वित्त मंत्री कितना करेंगे गौर, जानने के लिए हम लेकर आए हैं अपनी एक खास पेशकश इलेक्शन एक्सचेंज। और हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं एसएमसी कॉमट्रेड के एमडी डीके अग्रवाल, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के डायरेक्टर अशोक मीनावाला और कमोडिटी वर्ल्ड न्यूज़पेपर के एडिटर मयूर मेहता। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। हम आगे बढ़े इससे पहले कमोडिटी बाजार की उस तस्वीर को दिखाएंगे जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसे देखने से कई अहम बातें साफ हो जाएंगी। एक आंकलन मिल जाएगा कि आखिर कमोडिटी बाजार की सूरत क्या है, जरूरत क्या है और क्यों बाजार में काम करने वाले लोग वित्त मंत्री से उम्मीदें कर रहे हैं। It is time to introduce commodities transaction tax in a limited way. Hence, I propose to levy CTT on non-agricultural commodities futures contracts at the same rate as on equity futures, that is at 0.01% of the price of the trade. वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का ये ऐलान कमोडिटी बाजार पर इतना भारी पड़ेगा, शायद किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था। कहने को तो कमोडिटी में 1 लाख रुपए के सौदे पर सिर्फ 10 रुपए ही टैक्स देना है, लेकिन जोखिम भरे बाजार में ये 10 रुपए का टैक्स ही निवेशकों के सेंटीमेंट पर बेहद भारी पड़ा है। सिर्फ साल भर में कमोडिटी वायदा कारोबार घटकर करीब आधा रह गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 1 साल में शानदार रिटर्न देने वाला कच्चा तेल और नेचुरल गैस का कारोबार भी 30% लुढ़क गया है। सीटीटी के दायरे में आने से प्रोसेस्ड एग्री कमोडिटी के कारोबार पर भी असर पड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या कमोडिटी बाजार को मिलेगी सीटीटी से राहत? गौर करने वाली बात ये भी है कि पिछले कई सालों से एक्सचेंज सरकार को सट्टेबाज और हेजर्स के बीच अंतर समझा रहे हैं, लेकिन सरकार की नजर में अभी भी पूरा वायदा बाजार सिर्फ सट्टेबाजी का अखाड़ा है। कारोबार बढ़ाने के लिए एक्सचेंजों के सामने गोदामों की किल्लत भी एक बड़ी समस्या है। डिलीवरी देने के लिए पर्याप्त गोदाम ही नहीं है। हर साल बजट में इनका नाम तो लिया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आम आदमी के दुख सुख का साथी सोना। वित्त मंत्री जी ने तो सोने की शान ही घटा दी। कैड पर काबू पाने के लिए सोने पर सख्ती क्या हुई? चपेटे में देश भर के जौहरी आ गए। अब चूंकि मौका भी है और दस्तूर भी, चुनावी साल है, तो क्या सोने पर रहम दिखाएंगे वित्त मंत्री? नीरज राय, मुंबई। बिल्कुल, और अब इन्हीं सब चीजों पर फोकस करेंगे। मिस्टर अग्रवाल, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, बाजार की तस्वीर बेहद खराब दिख रही है। आप ये बताइए, क्या सीटीटी का इतना ज्यादा असर पड़ा है या फिर कुछ और भी दिक्कतें हैं जिसे वित्त मंत्री को समझने की जरूरत है? देखिए, जब से सीटीटी लगा है तब से हम देख रहे हैं कि लगभग 40% जो बाजार की टर्नओवर है उसमें कमी आई है। डेफिनेटली सीटीटी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इसकी वजह से जो बिड एंड आस्क के अंदर जो डिफरेंस है वो काफी बढ़ गया है, और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट, वो मार्केट में काफी बढ़ गई है। और मार्केट के अंदर आज अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो उसको लिक्विडिटी और डेप्थ नहीं मिल रही है। दूसरा जो एक इसका और भी रीजन है जो कि हमें समझना पड़ेगा, अभी पीछे वित्त मंत्री ने सोने के ऊपर एक 80-20 का रूल अप्लाई किया है, जिसके तहत जितना भी इंपोर्ट होगा उसके अगेंस्ट आपको 20% एक्सपोर्ट करना जरूरी है। और साथ के साथ पिछले 2 साल के अंदर कैड के ऊपर काबू पाने के लिए इस पे लगभग 2% से जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगभग 10% हो गई है। उसका जो परिणाम हुआ इस मार्केट के अंदर, गोल्ड के ऊपर, फिजिकल मार्केट में और फ्यूचर मार्केट के अंदर एक काफी, हम बोलते हैं इसको उल्टा बदला कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि जो सोना है वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, और इस प्रीमियम की वजह से इसमें काफी ट्रेड का पार्टिसिपेशन काफी कम हो गया है, क्योंकि ये एक बड़ी ही विषम स्थिति होती है और आम आदमी इस जो ये एक समीकरण बनता है इसको नहीं समझ पाता, और इस वजह से वो इस मार्केट से दूर हो रहा है। इसके अलावा भी अगर हम देखें पूरा साल 2014, 2013, 2014 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये कहीं ना कहीं कमोडिटी ने अंडर परफॉर्म भी किया है।
अगर हम देखें बुलियन काउंटर ने लगभग 17% अंडर परफॉर्म किया है, 17% का नेगेटिव रिटर्न आया है। ऐसे ही अगर हम एग्री कॉम्प्लेक्स को भी देखें तो लगभग 6% का नेगेटिव रिटर्न एग्री ने दिया है। ऐसे ही हम मेटल्स को अगर देखते हैं तो लगभग 5% मेटल ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पैसा अब वहीं जाता है जहां पर उसका अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। बिल्कुल। अगर यहाँ पर रिटर्न नहीं आएगा तो लोग कमोडिटी मार्केट में कम ट्रेड करेंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट मिस्टर अग्रवाल, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि काफी लोगों ने मुंह मोड़ा है कमोडिटी बाजार से। मार्केट में ब्रोकर कम्युनिटी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के तौर पर है, लेकिन जिस तरह से लोग अपना मुंह मोड़ रहे हैं इस बाजार से, एक हेल्दी मार्केट बनाए रखने के लिए क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चेंजेस के या बदलाव की जरूरत है? आप क्या उम्मीद यहां से लगाकर चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि सीटीटी, जिसका कि पर्पस था कि लगभग 3000 करोड़ रुपए वो एक्सचेकर में ऐड करेगा, इसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को आएगा। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू में काफी कमी आई है। जो रेवेन्यू सीटीटी लगाने से पहले गवर्नमेंट को मिल रहा था, आज उसकी जगह लगभग डेली अगर मैं बोलूं लगभग 30,000 करोड़ की टर्नओवर है जिसके ऊपर की सीटीटी लग रहा है, और उससे 3 करोड़ रुपए पर डे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, जो कि हार्डली 600 से 700 करोड़ रुपए पूरे साल के अंदर गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट जितनी टर्नओवर कमी हुई है उस पर गवर्नमेंट को जो सर्विस टैक्स आता था, जो इनकम टैक्स आता था, और भी जो टैक्सेस आते थे, वैट आते थे, वो सब टैक्स में काफी कमी आई है। और ओवरऑल मार्केट के अंदर क्योंकि ये कमोडिटी फ्यूचर इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट को बेनिफिट के लिए, एज ए रिस्क मैनेजमेंट टूल के लिए, एज ए हेजिंग टूल के लिए, और वो पर्पज इससे इसका सर्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो हेजर्स हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बढ़ गई है, इसलिए वो हेजर इससे दूर हो गए हैं। तो सही मायने में ये सीटीटी हटना चाहिए, या मैं बोलूंगा कि बहुत कम होना चाहिए। 1000 रुपए सीटीटी का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, इससे टर्नओवर काफी कम पड़ रही है। बिल्कुल। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल जो पिछले 2010 से अगर हम देखें, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2010 जो प्रेजेंट हुआ था, आज तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। ये अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं हुआ है। बिल्कुल। इसकी वजह से, क्योंकि जब तक एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो जाता तब तक रेगुलेटर को पावर नहीं मिलेगी, और बहुत सारे बड़े प्लेयर्स, कॉर्पोरेट्स, वो इस मार्केट में तभी आएंगे जब रेगुलेटर के पास पावर्स होंगी, रेगुलेटर इंडिपेंडेंट होगा। ये बात अलग है कि एफएमसी ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है इन लिमिटेड पावर्स के अंदर भी। बिल्कुल। और अग्रवाल जी, लेट्स होप कि अब आगे भी एफएमसी कुछ कड़े कदम उठाएगा, और क्योंकि रेगुलेटर्स का यहाँ पर एक शिकंजा होना बहुत जरूरी है। अशोक जी, आपको इसी बीच शामिल करना चाहूंगी। आपकी मांगे क्या है ये तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो दिक्कतें हैं, इतनी सारी हमने प्रॉब्लम्स अभी सुनी मिस्टर अग्रवाल से, आपकी दिक्कतें क्या रही हैं सर? देखिए, अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दे दिया इस इंडस्ट्री का और क्या हो रहा है। हकीकत में कमोडिटी और ज्वेलरी दो अलग पहलू है। कमोडिटी, गोल्ड जरूर एक कमोडिटी है, लेकिन ज्वेलरी एक इंडस्ट्री होती है। बिल्कुल। जहां पर हमारे यहाँ पर करीब करीब 6 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, और जब गवर्नमेंट किसी तरह से इस तरह के ड्यूटीज बढ़ाएगी, जो आज 1% से को चढ़ाकर ऑलमोस्ट 10% पर ले आए हैं, तो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट को तो आज की तारीख में कोई इतनी इनकम नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की जो समस्या थी कैड की, वो तो काफ़ी अच्छी तरह से सुलझ गई है। लेकिन एक ऐसा कैंसर घुस गया है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कंट्रोल राज, जो आज की तारीख में इस इंडस्ट्री को खोखला बना रहा है। और यहाँ पर इतने लोग नाराज हुए हैं कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हमारी इंडस्ट्री के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, शुरू हो गई हैं। अगर आप देखिए तो जिस तरह से गोल्ड के रेट्स में इतना फर्क आ रहा है, आप कंज्यूमर को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आम आदमी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो गोल्ड को खरीदता है वो एक मास रिलेटेड आदमी खरीदता है, कोई बहुत अपर क्लास गोल्ड को नहीं खरीदते हैं।
और ये अपनी सिक्योरिटी के लिए खरीदते हैं, वो अपना विश्वास उस पर ज्यादा रखते हैं, उसके लिए खरीदते हैं। लेकिन अब आपको लगता है वो विश्वास खत्म और ये विश्वास जो है उनका थोड़ा कमजोर हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी सारी ड्यूटीज लगाकर दाम अगर इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पर 25% अगर फर्क होता है, तो आज की तारीख के अंदर दुबई के अंदर जहाँ पर दुकानें बिल्कुल खाली रहती थी, वहां पर खड़े रहने की जगह नहीं है। और आप इंडिया में किसी ज्वेलरी के शोरूम में चले जाइए तो आपको बिल्कुल खाली मिलेगी, वहाँ पर उल्टा हिसाब होता है। बिल्कुल, तो यानी कि दिक्कतें यहाँ पर बहुत है। और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो पिछले 1 साल में सुर्खियों में रहा है, अगर किसी की सबसे ज्यादा वित्त मंत्री से डिमांड है तो वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की है, क्योंकि सोने पर सख्ती एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर क्या है सरकार का रुख और क्या है सेक्टर की डिमांड, ये जानेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सचेंज और हमारे साथ गुजराती डेली कमोडिटी वर्ल्ड के मयूर मेहता जुड़ चुके हैं। मेहता जी, आपका मार्केट के रग-रग से वाकिफ है, चुनावी साल है, कितनी उम्मीदें आपको यहाँ पर पूरी होती दिख रही हैं? देखिए, कमोडिटी मार्केट में जो अभी जो चल रहा है उसके मुताबिक तो ये कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फाइनेंस मिनिस्टर ने अगले बजट में लगाया था, तो उसके कारण कमोडिटी का ट्रेडिंग है बहुत कम हो गया है। तो मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर को ये समझना चाहिए कि ये जो मार्केट है ये सट्टाबाजी के लिए पूरा मार्केट नहीं है, क्योंकि 1994 में जो काबरा कमेटी ने जो एक रिपोर्ट दिया था, उसके बाद एक वर्ल्ड बैंक ने भी गवर्नमेंट को एक सिफारिश की थी कमोडिटी ट्रेडिंग चालू करने के लिए। तो उसमें दो जो बेसिक उद्देश्य थे कमोडिटी ट्रेडिंग चालू करने थे, वो थे प्राइस डिस्कवरी और हेजिंग। तो अगर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर आता है तो ये दो जो लोग कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए आए हैं, जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म और हेजिंग वाले जो लोग आए हैं, उनको तो बहुत मार पड़ेगी। तो ये कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो नहीं लगाना चाहिए, और ये मार्केट को पहले मैच्योर होना चाहिए, उसके बाद कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आना चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट में 1986 में इंडेक्स आया था, उसके बाद जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है 2004 में लगाया था, तो काफी मार्केट मैच्योर हो गया और उनके बाद ये टैक्स आया था। तो कमोडिटी मार्केट में भी पहले मार्केट को मैच्योर होना पड़ेगा, उसके बाद ही ये टैक्स आना चाहिए। बिल्कुल, तो सीटीटी यहाँ पर अभी फिलहाल इन एटलीस्ट इस एटमॉस्फेयर में सूटेबल नहीं है। अशोक जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। ऑफ कोर्स जिस तरह से हमने पहले बात की कि कैड एक बड़ी समस्या थी, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर जो कदम उठाए गए वो उठाए गए, लेकिन अब वित्त मंत्री ने भी थोड़ी थोड़ी उम्मीद जताई है यहाँ पर। अब क्या लग रहा है आपको, यहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट अब आएगी, क्योंकि चुनावी साल है? क्या इंपोर्ट ड्यूटी के फ्रंट पर जितनी भी सख्ती हुई थी सोने पर, आपको कुछ भरोसा मिल रहा है कि यहाँ से चीजें अब इम्प्रूव होती दिखेंगी? जिस दिन से 10% ड्यूटी लगी है, उसके अगले हफ्ते से गवर्नमेंट ने हमको आश्वासन दिया था कि ये बहुत शॉर्ट समय के लिए लगी है, और ये बहुत शॉर्ट समय के बाद ये आपके सारी दिक्कतें 80-20 ये सारी दिक्कतें निकल जाएगी। आप कुछ महीनों का हमें समय दीजिए। आज 8 महीने हो गए हैं और सर हमें उम्मीदों के पीछे ही हम बैठे हुए हैं। आप सोच लीजिएगा, अगर इलेक्शन एक मुद्दा है और सारी चीजें इलेक्शन के लिए ही होने वाली है, तो इस इंडस्ट्री को बिल्कुल खोखला बना के इलेक्शन में क्या ले लेंगे ये लोग, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और अशोक जी, लेकिन ऑफ कोर्स जितनी भी मांगे हुई हैं पिछले साल में भी हमने देखा, वो सबसे ज़्यादा आपकी फेडरेशन की ओर से ही हुई है वित्त मंत्री के लिए। लेकिन मयूर जी, ये आप बताएं, जिस तरह से मैंने कहा कैट को लेकर चिंता अब थोड़ी सी खत्म होती दिख रही है, और सरकार की सख्ती की वजह से देश में सोना काफ़ी महंगा भी बिक रहा है। कहीं ना कहीं सोने पर सख्ती की वजह से भी कमोडिटी एक्सचेंजेस का कारोबार गिरा है। सरकार सख्ती कम करे, आप इसे कितना जरूरी मान रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है सख्ती का कम होना? नहीं, ये सख्ती कम होनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, उसमें दो तरह की बात जुड़ी हुई है। एक तो इंपोर्ट ड्यूटी से हमारा जो ज्वेलरी इंडस्ट्री जो एक डेवलप हुआ था इंडिया में,
हमारी ज्वेलरी की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट भी हो रही थी। तो ये जो इंडस्ट्री है वो टूट रही है। अभी हमारी इंडस्ट्री अभी दूसरे देशों में जा रही है, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। और दूसरी बात कि ये गोल्ड की हमारे यहाँ स्मगलिंग बढ़ रही है। अगर ये आगे जाके ये एक आदत बन जाएगी तो ये भी पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। तो ये अभी जो टैक्स डाले हैं वो टैक्स किसी भी तरह से ये पूरी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान दे रहा है। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह की सख्ती हुई है उसका हटना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है ताकि इंडस्ट्री को यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी मिले। जितना टर्नओवर में हमने देखा है एक्सचेंजेस को इम्पैक्ट पड़ा है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, इस सख्ती का जाना इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा। चलिए मान लीजिए कि वित्त मंत्री जी मार्केट की इन सारी मांगों को मान लेते हैं, तो क्या इतना होने से दूर हो जाएंगे कमोडिटी बाजार की तकलीफें? ये जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सचेंज। मिस्टर अग्रवाल, आपसे अब मेरा ये सवाल है, एक चीज लंबे वक्त से हम सुनते आ रहे हैं कि एक्सचेंज करीब हर साल सरकार को स्पेक्यूलेटर्स और हेजर्स के बीच अंतर समझाने की कोशिश करते रही हैं। इस अंतर को समझना कमोडिटी बाजार के लिए कितना अहम है? देखिए, किसी भी मार्केट के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का होना जरूरी है। ओके। आज स्पेकुलेटर का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर स्पेकुलेटर नहीं होगा तो मार्केट में डेप्थ एंड लिक्विडिटी नहीं आएगी। अगर फेयर प्राइस डिस्कवरी अगर हमें करनी है तो हमें हेजर्स भी चाहिए, हमें स्पेकुलेटर्स भी चाहिए, हमें जॉबर्स भी चाहिए, हमें प्रोड्यूसर्स भी चाहिए, हमें फार्मर्स भी चाहिए। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का होना जरूरी है मार्केट के लिए। और चूंकि कमोडिटी फ्यूचर्स ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है और क्योंकि इसमें फेयर प्राइस डिस्कवरी होती है और इसके फेयर प्राइस डिस्कवरी होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारा स्टेक होल्डर्स जो हेजर्स हैं वो हेजिंग कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट कम आती है। बट सवाल ये भी है कि हेजर को जब तक आप उसकी अगर कॉस्ट ज्यादा होगी वो इस मार्केट में नहीं आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो सीटीटी लगाया गया है ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर सीटीटी की वजह से जो बिड और आस्क का स्प्रेड है वो बढ़ गया और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ हेजिंग बढ़ गई है। तो ये डिफरेंस हम मार्केट ये समझाने की हर बार हमारी कोशिश रहती है कि ये इसको हम सिर्फ स्पेकुलेटिव मार्केट नहीं समझे, स्पेकुलेटर का होना जरूरी है। एग्जैक्टली। स्पेकुलेटर के बगैर भी ये मार्केट नहीं चल सकता। और हेजर्स को देखना भी एक अलग नजरिए से देखना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अग्रवाल साहब ने समझाई है। लेकिन मयूर जी, कमोडिटी बाजार बार बार वित्त मंत्री से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की मांग करता है, गोदाम हो या फिर इंफॉर्मेशन सोर्सेज। ये बताइए कि कितना जरूरी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये कमोडिटी मार्केट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अहम बाबत है हमारे लिए, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में जो सट्टाबाजी अभी मान रहे हैं कि अभी ज्यादा हो रही है, तो उसके पीछे ये गलत जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके कारण होता है। तो पहले हमारे देश में जो भी एक मार्केट डेटा जो मिल रहा है उसको करेक्ट करने की बहुत जरूरत है। वो मार्केट डेटा के लिए जैसे एक्सपोर्ट के फिगर है, इंपोर्ट के फिगर है, सोइंग के फिगर है, ये पूरे फिगर हमारे यहाँ बहुत ही लेट आ रहे हैं, तो उनको भी एक करेक्ट करना चाहिए। सोइंग के फिगर जो है वो हमारे यहाँ अभी तो मैन्युअल हो रहा है, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सोइंग का सर्वे जो होता है, अभी सैटेलाइट भी सर्वे होने लगा है और पूरे विदेश में बहुत अच्छी तरह से ये सैटेलाइट सर्वे से करेक्ट इंफॉर्मेशन मार्केट को मिल रही है। तो अभी जो सट्टाबाजी की जो बात है, तो ज्यादा सट्टाबाजी जो हो रही है कमोडिटी मार्केट में, वो गलत इंफॉर्मेशन आने से हो रही है। जैसे कि अभी देखिए एरएनडी की जो वायदा बाजार है उसमें पिछले एक महीने में बहुत ही ज्यादा उठाव चढ़ाव आए थे। तो ये उठाव चढ़ाव इसलिए आए थे क्योंकि मार्केट को एक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिला था। तो मार्केट को करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, मार्केट को करेक्ट डेटा चाहिए और
मार्केट को एक बिल्कुल अच्छा तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक चाहिए। यानी ये कि एक सभी स्मूथ जरूरत वर्किंग है के लिए commodity। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर अग्रवाल, आप देश के एक बड़े ब्रोकिंग हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, बजट नहीं, ये तो वोट एंड अकाउंट है। इस शो के क्लोजिंग रिमार्क के तौर पर आपसे मैं जानना चाहूंगी वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर वित्त मंत्री को बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और गौर करना चाहिए? अगेन मैं बोलूंगा सीटीटी, ओके, गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, क्योंकि इसकी वजह से आप समझिएगा कि स्मगलिंग को बढ़ावा ही मिल रहा है और देश को कोई फायदा नहीं हो रहा। और अब चूंकि हमारी जो स्टैट की पोजीशन है काफी कंफर्टेबल लग रही है, लगभग हम 2.5% ऑफ द जीडीपी अचीव कर लेंगे, तो ये सही टाइम है कि जब हम ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको कम करें और जो 80-20 का जो रूल है उसको भी हम रिलैक्स करें। और तीसरा FCRA अमेंडमेंट बिल, हम चाहेंगे कि ये बिल जल्दी से जल्दी पास हो ताकि ऑप्शंस, जो कि एक इस मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है रिस्क मैनेजमेंट का, और जिसकी वजह से आज ये मार्केट एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहा, अगर ये FCRA अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा तो ये ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और जो बैंक्स और FIs को जो पार्टिसिपेशन अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रेगुलेटर के पास पावर इतनी नहीं है, तो शायद अगर ये FCRA अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा तो हम देखेंगे कि बैंक्स को भी और FIIs को भी, इनको भी इस कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में पार्टिसिपेट करने की अनुमति मिलेगी। ओके, तो ये 3 चीजें हैं, सीटीटी और जितनी भी सख्ती गोल्ड पे की गई और साथ ही FCRA बिल, तो ये तीनों चीजों पर हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री गौर करेंगे और हमारी कमोडिटी मार्केट जो एक सुपरमैन इंडस्ट्री थी अब ICU में पहुंच चुकी है, तो उसमें एक रिकवरी फिर शायद हम आते देखेंगे। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मयूर जी, मिस्टर अग्रवाल और अशोक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज शामिल होने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।